हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बारे में। और यहाँ पे हम लोग आज लेने वाले हैं विज्ञान विषय को। ठीक है, तो आज की ये वीडियो में हम लोग विज्ञान विषय के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने कंप्यूटर विषय के सभी प्रश्नों को कंप्लीट किया था जो कि बहुविकल्पी थे। और यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि 5 में 5 नंबर आपके कंप्यूटर में पक्के हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, और 5 में 5 नंबर आपको यहाँ से पक्का मिलने वाले हैं, ये आप कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, तो 5 नंबर के लिए इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगी, आप जाएंगे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको इस सीरीज के सभी क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम देखेंगे विज्ञान के सभी प्रश्नों को। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए विज्ञान, और विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न 5 नंबर में आने वाले हैं। ठीक है, एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और 5 में से 5 नंबर आपके इस वीडियो से कंप्लीट होने वाले हैं। केवल एक वीडियो से आपको 5 में 5 नंबर मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे जिससे आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, विज्ञान का क्या क्या सिलेबस है। इसके अलावा मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें भी सिलेबस बताया है, तो वहाँ पर भी आप सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस को, वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया, वहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं। पेपर आपका रहता है 3 पार्ट में डिवाइड। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला पार्ट होता है बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 5 में 5 नंबर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है अतिलघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 6 नंबर में पूछे जाते हैं। एक एक नंबर का प्रश्न एक रहता है, 6 प्रश्न रहेंगे। इनको हम आगे की आने वाली वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हमारे थर्ड नंबर पे। क्या आते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न। 2 नंबर का एक प्रश्न रहता है और 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 14 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो ये प्रश्नों को हम आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी आपके लिए और भी बहुत कुछ है हमारे पास। क्या क्या है, हम लोग करेंगे 2016 से लेके 2024 तक के सभी 2016 से लेके 2024 तक के सभी पेपरों का सॉल्यूशन बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आपके पास वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की यानी तृतीय सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र को, जिसका नाम है विज्ञान, और विज्ञान में हम लोग करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की शुरुआत। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है बहुविकल्पी प्रश्न में, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कुकिंग गैस, जिसे हम खाना पकाने की गैस भी कहते हैं, में किसकी मात्रा अत्यधिक होती है। प्रश्न ये है, और आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपका 2024 की एग्ज़ाम में आया हुआ है, और सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हुए होंगे। यहाँ पे वही प्रश्न आपके पवन सीरीज़ में और राजन सीरीज़ में और भी कई सीरीज़ में ये प्रश्न जरूर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है कुकिंग गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन सुनेंगे अच्छे से। मैथेन, ऑप्शन बी है एथिलीन, ऑप्शन सी है एथेन, ऑप्शन डी है ब्यूटेन। अब यहाँ पे आपका क्या करेक्ट रहेगा आंसर। कुकिंग गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो कुकिंग गैस में सबसे अधिक मात्रा होती है ब्यूटेन की। ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ब्यूटेन राइट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है ठोस में, ऑप्शन बी है द्रव में, ऑप्शन सी है गैस में, ऑप्शन डी है निर्वात में। तो देखो, ध्वनि की चाल जो होती है सबसे अधिक ठोस में होती है, ठोस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न भी आपका 2024 की एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, भारतीय वैज्ञानिक हैं, कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं, ऑप्शन सुनेंगे ध्यान से, उनमें से कोई एक भारतीय होंगे, उनको हमें बताना है। ऑप्शन ए है एडिशन, ऑप्शन बी है मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी है सीवी रमन, ऑप्शन डी है गैलीलियो। तो इनमें से कौन भारतीय वैज्ञानिक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी सीवी रमन। सीवी रमन जो हैं वो भारतीय वैज्ञानिक हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये प्रश्न भी आपका 2024 की एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो भारतीय वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर सीवी रमन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, रमन, ठीक है, सीवी रमन को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 4, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन डी है अधिवक्र ग्रंथि। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, चौथा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपका 2024 की एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो मास्टर ग्रंथि कौन सी होगी, इसका आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट रहेगा? ऑप्शन बी राइट रहेगा, पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 5 यानी 5वां प्रश्न। प्रश्न है नागफनी का पौधा है, नागफली जो होता है, नागफली, ये पौधा कैसा होता है? ऑप्शन सुनेंगे। ऑप्शन ए है जली, ऑप्शन बी है मरुस्थली, ऑप्शन सी है आरोही, ऑप्शन डी है उपरिरोही। तो कौन सा राइट आंसर रहेगा यहाँ पे? नागफली का पौधा कैसा होता है? तो नागफली का पौधा जो होता है मरुस्थली होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। नागफली का पौधा या नागफनी का पौधा जो होता है वो मरुस्थली होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रश्न भी आपका 2024 की एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो सभी प्रश्न आपको कंप्लीट करते हुए चलना है, सभी प्रश्नों को लिखते हुए चलना है, सभी प्रश्नों को समझते हुए चलना है, सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलना है, जिससे आपका एक भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है, और ना ही एक भी आंसर गलत जाए एग्ज़ाम में, ठीक है। तो एक एक प्रश्न को अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए और इस वीडियो को 2 से 4 बार ज़रूर देखिए। मैं तो कहता हूँ 4 से 6 बार देखिए, कम से कम 6 बार इस वीडियो को रिपीट कर देंगे तो एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं होगा जो आपका गलत होगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6वें पे आते हैं। 6वां प्रश्न क्या है? एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी है C2H6, ऑप्शन सी है C2H4, ठीक है, ऑप्शन डी है C2H2। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 2023 में भी आया हुआ है और 2016 में भी आया हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये 2023 और 2016 दोनों के एग्ज़ाम में आया है, ठीक है, दोनों वर्ष के एग्ज़ाम में आया है। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र आप याद रखेंगे क्या होता है? ऑप्शन डी, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन डी C2H2। ये आपको याद रखना है, C2H2 जो होता है एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है 7, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष है किसी व्यक्ति को, मान लीजिए, तो उसके लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा या कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे हमें बताना है। सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न लिखा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सुनेंगे और उसके बाद आंसर को चूज़ करेंगे आप लोग, ठीक है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल लेंस, ऑप्शन डी है अवतल दर्पण, ठीक है।
तो आप लोग अपना करेक्ट आंसर पहले से याद रखें कि कौन सा आपने करेक्ट माना है। ऑप्शन बी ए बी सी डी में से कौन सा आपका करेक्ट है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग इस पे बात करते हैं फिर, ठीक है। तो ये प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? मान लीजिए किसी को निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है या दृष्टि दोष है, तो वो दर्पण तो नहीं लगाएगा, ठीक है। दर्पण मतलब दर्पण होता है वो देखने के लिए होता है, चेहरा वगैरह या फिर लाइट वगैरह में फिट किया जाता है, लेकिन दर्पण जो होता है उसका देखने से कोई यानी चश्मा वगैरह नहीं बन सकता। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये दोनों आंसर नहीं होंगे, ठीक है। ये दोनों कट गए आंसर, यानी ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब बचा क्या? उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अब इनमें से कन्फ्यूज़न रहेगा आपको कि कौन सा लेंस लगाया जाता है निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है दूना। दूना आपको याद रखना है, मीनिंग आपको याद रखनी है DUNA, बस इतना याद रखेंगे और आप इस तरह के प्रश्नों को कर ले जाएंगे, ठीक है। D फॉर आप रखेंगे याद, D से आप रखेंगे दूर दृष्टि दोष, ठीक है। U से रखेंगे उत्तल लेंस, N से रखेंगे निकट दृष्टि दोष, A से रखेंगे अवतल लेंस, ठीक है। लेंस याद रखना है, दर्पण याद नहीं रखना है अगर बात करी गई है दृष्टि दोष की तो, ठीक है। दृष्टि दोष की बात करी जाए तो लेंस याद रखेंगे, दर्पण को याद नहीं रखेंगे, दर्पण को काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है? निकट दृष्टि दोष यानी कि NA, ठीक है। अवतल लेंस बोला जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन अवतल लेंस बोला जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे C राइट रहेगा, अवतल लेंस, ठीक है। अगर कहा जाता कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आप कहते क्या कहते? आप कहते दूना, ठीक है। दूना कहते तो आप कहते D फॉर दूरदृष्टि दोष, U फॉर उत्तल लेंस, तो आपका राइट आंसर रहता उत्तल लेंस। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था प्रश्न नंबर 7 में, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है आपका अवतल क्या होता है? अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, ना कि दर्पण। अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पे, और ये प्रश्न आपका 2023 का आया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न क्या है? प्रश्न है समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई होती है। समुद्री तल जो होता है उस पे दाब मापी के पारे की ऊंचाई कितनी होती है, ये हमें यहाँ बताना है। ऑप्शन सुनेंगे ध्यान से। ऑप्शन ए है 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 76 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे रहेगा। आपको याद रखना है समुद्र तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट रहेगा, ठीक है। समुद्र तल पर दाब मापी के पारे की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 76 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 9। निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। पत्ती से संबंधित अंग कौन सा नहीं है, ये हमें यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर है 9, देखते हैं। ये प्रश्न आपका है 2023 में आया हुआ। इसके ऑप्शन देखेंगे। पर्णाधार, ऑप्शन ए है पर्णाधार, ऑप्शन बी है पर्णवृंत, ऑप्शन सी है पर्ण संधियाँ, ऑप्शन डी है पर्णफलक। तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर रहेगा? निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है पर्णाधार, ऑप्शन बी है पर्णवृंत, ऑप्शन सी है पर्ण संधियाँ, ऑप्शन डी है पर्णफलक। देखिए पत्ती जो होती है, पत्ती में पर्णाधार भी होता है, पर्णवृंत भी होता है और पर्णफलक भी होता है।
लेकिन पर्ण संधियाँ जो होती हैं पत्ती में नहीं होती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका इस प्रश्न का आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लगाएंगे ऑप्शन सी को टिक। ठीक है, ऑप्शन सी पे आप लोग टिक लगाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 10। प्रश्न है कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है। अक्रिस्टलीय रूप पूछा गया है, याद रखना है। कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है। प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, 2023 एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, क्या है तो कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप क्या होगा यहाँ पे? कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप होगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी फुलरीन, ऑप्शन सी लैंप ब्लैक, ऑप्शन डी है हीरा। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है फुलरीन, ऑप्शन सी है लैंप ब्लैक, ऑप्शन डी है हीरा। अब यहाँ पूछा गया है आपसे कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप। कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप क्या होगा? तो कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका अक्रिस्टलीय पूछा गया है, इसलिए लैंप ब्लैक रहेगा। ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, लैंप ब्लैक। ठीक है, लैंप ब्लैक। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 11वां प्रश्न। ठीक है, यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं 2022 में आए हुए प्रश्न, और ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या है सुनेंगे और इनके आंसर ऑप्शन को सुनेंगे, फिर आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रश्न है पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह बताया। ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ऑप्शन बी है सीवी रमन ने, ऑप्शन सी है आइजैक न्यूटन ने, ऑप्शन डी है एस.एन. बोस ने। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा सी, यानी आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन जो हैं उन्होंने बताया पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। आइजैक न्यूटन ने ये बात बताई थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे आइजैक न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 12, 2022 का आया हुआ प्रश्न है कुम्हार को चाक की गति होती है। कुम्हार की जो चाक होता है, कुम्हार के चाक की गति होती है। ठीक है, कुम्हार के चाक की गति होती है। तो कुम्हार के चाक की गति कैसी होती है? ऑप्शन ए है घूर्णन, ऑप्शन बी है सरल रेखीय, ऑप्शन सी है वृत्तीय, ऑप्शन डी है दोलन। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? कुम्हार की चाक की गति बतानी है, दोलन, घूर्णन, सरल रेखीय, वृत्तीय। कौन सा आंसर सही रहेगा? इसमें से ABCD 4 ऑप्शन है। आपका इसमें से करेक्ट रहेगा कुम्हार की जो चाक की गति होती है वो घूर्णन गति होती है। यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, घूर्णन गति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 13, 2022 का आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ते हैं। सामान्यतः वृत्त की लंबाई होती है। तो सामान्यतः वृत्त की लंबाई कितनी होती है, ये प्रश्न आपका है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए है 0.5 मीटर से 1 मीटर। ठीक है, ऑप्शन बी है 1 मीटर से 3 मीटर, ऑप्शन सी है 3 मीटर से 30 मीटर, ऑप्शन डी है 30 मीटर से अधिक। ठीक है, कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा ये आपको बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी 3 मीटर से 30 मीटर। सामान्यतः वृत्त की लंबाई जो होती है 3 मीटर से 30 मीटर होती है। राइट है हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 14। प्रश्न है प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है।
प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण कौन होगा? इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपका सरौता, ऑप्शन बी है नेल कटर, ऑप्शन डी है सीढ़ी, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी था सीढ़ी, ऑप्शन डी है आपका हेड पंप। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण कौन है? सरौता, नेल कटर, सीढ़ी, हेड पंप। इनमें से कौन है? ठीक है, तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हेड पंप। ठीक है, हेड पंप जो है आपका प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। ठीक है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक का क्या है? उदाहरण है। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ये प्रश्न आपका 2022 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर है 15। प्रश्न है अवशेषी अंग होते हैं। अवशेषी अंग होते हैं, ऑप्शन ए सुनेंगे, अति आवश्यक होते हैं, ऑप्शन बी है आवश्यक, ऑप्शन सी है अनावश्यक, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे अवशेषी अंग की बात करी गई है। अवशेषी अंग वो होते हैं जो विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मानव की पूंछ काटना। ठीक है, और जैसे किसके बारे में बता सकते हैं? सांप के पैर। ठीक है, सांप के पैर होते थे पहले, लेकिन अब नहीं होते हैं। ऐसा हमने लेमार्क बाद में पढ़ा हाई स्कूल में, उस तरह की बात करी गई। तो अवशेषी अंग के बारे में बात करी गई है। अवशेषी अंग जो होते हैं वो अति आवश्यक नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अवशेषी अंग होते तो हटते ही क्यों? ठीक है, आवश्यक भी नहीं होते हैं, अनावश्यक होते हैं, इसीलिए वो हटते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी, हम किसी चीज़ का यूज नहीं करेंगे वो चीज़ हट जाएगी। अगर हम पैरों का यूज नहीं करेंगे तो पैर भी हट जाएंगे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 का आंसर क्या रहेगा आपका? करेक्ट आपका रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, 2022 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 16। कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है? कौन सी गैस है जो सुरक्षित और ज़्यादातर आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका क्या करेक्ट आंसर रहेगा? आप लोग कहेंगे ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 16वां प्रश्न था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आपके चल रहे हैं। सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, पढ़ लेना है। 4 से 6 बार इस वीडियो को भी देख लेना है, जैसे एक एक प्रश्न आपका कंप्लीट हो सके। 2021 का पूछा हुआ प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 17। दाब का MKS पद्धति में मात्रक बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन सी है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है अर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे दाब का SI मात्रक SI नहीं पूछा गया, MKS पद्धति में पूछा गया है। तो क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये जो प्रश्न है 2021 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, वैसे आप याद रखेंगे दाब का SI मात्रक क्या होता है? दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन और MKS पद्धति में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 18। डैश की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे आपको भरना है। हम लोग प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद भरेंगे। ठीक है, प्रश्न है सूक्ष्म जीव मनुष्य की आँखों में परजीवी के रूप में पाया जाता है जो पेचिश के रोग उत्पन्न करता है। जो पेचिश के रोग उत्पन्न करता है, तो पेचिश के रोग कौन उत्पन्न करता है?
और कौन ऐसा है सूक्ष्मजीव जो मनुष्य की आँख में परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो आपको केवल इस प्रश्न को याद रखना पड़ेगा, इसके ऑप्शन को देखे बिना आपको इसका ऑप्शन ये वाला याद रखना है, जिससे आपका 1 नंबर कंप्लीट होगा। आपको रखना है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका सूक्ष्मजीव मनुष्य की आँख में परजीवी के रूप में पाया जाता है जो पेचिश के रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा, तो आपको याद रखना है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इतना याद रखना है बस, और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रश्न जो 18वां प्रश्न है 2021 और 2017 की एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप समझ सकते हो ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है 19। प्रश्न है वहाँ कर्ण डैश का बना होता है। तो वहाँ कर्ण जो होता है किसका बना होता है? ऑप्शन ए अस्थि का, ऑप्शन बी है उपास्थि का, ऑप्शन सी है रोस्थि का, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा ऑप्शन बी, बाह्यकर्ण जो होता है वो उपास्थि का बना होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रश्न जो है 2021 की एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर है 20। प्रश्न है नवीकरणीय संपदा है। नवीकरणीय संपदा क्या होती है इसके बारे में जानना चाहिए आपको पहले। तो नवीकरणीय संपदा वह संपदा होती है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, वही नवीकरणीय संपदा होती है, ठीक है। भविष्य में समाप्त ना हो नवीकरणीय संपदा होगी, अनवीकरणीय संपदा होगी भविष्य में समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नवीकरणीय संपदा कौन होगी? ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन ए है मृदा, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है पेट्रोल, ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? नवीकरणीय संपदा है ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मृदा। मृदा जो होगी भविष्य में समाप्त नहीं होने वाली है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी आपकी कोयला जो है भविष्य में ज़रूर समाप्त होगा, ये आपको पता है। पेट्रोल भी आपकी भविष्य में समाप्त होगी, प्राकृतिक गैसें भी भविष्य में ज़रूर समाप्त होंगी, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन मृदा जो होगी वो भविष्य में समाप्त नहीं होगी। तो नवीकरणीय संपदा जो है वो मृदा होगी। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 का ये प्रश्न पूछा हुआ था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर है 21। प्रश्न है हरित लवक पाया जाता है। तो हरित लवक जो होता है वो किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है जंतु कोशिका में, ऑप्शन बी है कवक में, ऑप्शन सी है विषाणु में, ऑप्शन डी है वनस्पति कोशिका में। तो हरित लवक जो होता है वो ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग जाएंगे, हरित लवक में ऑप्शन डी में जाएंगे, तो ये हमारा होता है वनस्पति कोशिका में। हरित लवक जो होता है वो वनस्पति कोशिका में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका क्या रहेगा करेक्ट? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, प्रश्न नंबर है 22। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन जो होता है उसका आविष्कार किसने किया था? यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है ग्राहम बेल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है आर्किमिडीज, ठीक है। ऑप्शन डी है सैमुअल मोर्स, ठीक है, सैमुअल मोर्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर क्या राइट रहेगा? प्रश्न नंबर 22 है आपका, 2019 का ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा ऑप्शन ए ग्राहम बेल ने, ठीक है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 23, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। तो ये प्रश्न आपने अभी ऊपर देखा, तब आपने पाया था कि कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है, तब आपने ऑप्शन लगाया था ऑप्शन नंबर सी, जिसका आंसर था ब्लैक लैंप। ठीक है, लैंप ब्लैक था। ठीक है, लैंप ब्लैक, ये ऑप्शन राइट था। अब यहाँ आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 23 में कि आपका जो है कार्बन है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप आपको बताना है। वहाँ पे हमने अक्रिस्टलीय पूछा था, लेकिन अब आपको क्या बताना है, क्रिस्टलीय बताना है। तो हम क्या कहेंगे कि कार्बन का जो अक्रिस्टलीय रूप है वो क्या रहेगा, काजल रहेगा, चारकोल रहेगा, कोयला रहेगा या फिर हीरा रहेगा। तो आप बताएंगे कि यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाएगा क्रिस्टलीय, तो हम हीरा बोलेंगे। हीरा जो होता है क्रिस्टल के रूप में होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्रिस्टलीय रूप है हीरा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 24, और ये प्रश्न भी आपका 2019 का पूछा हुआ है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके सामने आ रहे हैं, बस आपको याद करते जाना है, सभी प्रश्नों को नोट करते जाना है। और इतना भी नहीं हो सके तो आपसे 4 से 6 बार इस वीडियो को देख लेंगे, एक एक प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। PDF आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे आपको कनेक्ट हो जाना है। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 24 नंबर। प्रश्न है, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया क्या होती है। द्रव को गैस में बदला जाता है बाष्पीकरण के द्वारा। आपको याद रखना है, सिंपल सी बात है। अगर पानी है, पानी को बाष्पित किया जाएगा, यानी गैस जब बाष्पित होगा तो गैस में ही बदला जाएगा, तभी तो ऊपर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, और बाकी ऑप्शन को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द्रव जो होता है वो गैस में बाष्पीकरण के द्वारा ही बदला जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 2019 का आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है 25, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है। तो देखो, चना या मटर की जो जड़ें होती हैं उनकी गांठों में पाया जाता है राइजोबियम। राइजोबियम आपको याद रखना है। राइजोबियम जो होता है, आपको याद रखना है, राइजोबियम जो होता है चना और मटर की जड़ों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, चना और मटर की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। ठीक है, और ये भी आपका जो है 2019 के पूछा गया था 19 में। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर है 26, घड़े में रखा पानी जो होता है किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है। देखो, घड़े में जो रखा हुआ पानी है वो किस विधि के द्वारा ठंडा होता है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ऑप्शन को काफ़ी ध्यान से सुनेंगे और तब उसके बाद आंसर टिक करेंगे। ऑप्शन ए है आपका संवहन, ऑप्शन बी है चालन, ऑप्शन सी है क्वथनांक, ऑप्शन बी है क्वथनांक नहीं है। ठीक है, क्वथन। ऑप्शन डी है बाष्पन। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक राइट है। आप पता है कौन सा राइट होगा, ये आपको बताना है। घड़े में रखा पानी जो होता है किस विधि के द्वारा ठंडा होता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी है बाष्पन। बाष्पन जो होता है, बाष्पन के द्वारा घड़े में रखा हुआ जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 27। प्रश्न है, एजुसेट क्या है। ये प्रश्न जो है कंप्यूटर का प्रश्न है। पिछली वीडियो में हमने इस प्रश्न को अच्छे से किया था। इसका नाम GSAT भी है। ठीक है, GSAT 3 है। एजुसेट का ही नाम GSAT 3 है, और ये एजुकेशनल सैटेलाइट है, यानी शैक्षिक उपग्रह है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एजुसेट क्या है, तो एजुसेट एक शैक्षिक उपग्रह है, ये आपको याद रखना है। बस यहाँ पे और भी ऑप्शन है, उनको देखना नहीं है, बस आपको याद रखना है ये एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट कैसी है, एजुकेशनल है, यानी शैक्षिक है, शैक्षिक उपग्रह है। ठीक है, और ये कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, कृत्रिम है, ना कि प्राकृतिक। ओके, प्रश्न नंबर आता है, हाँ ये प्रश्न जो है 2018 की एग्जाम में पूछा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, 2018 की एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, और प्रश्न है आपका, पत्ती में पाए जाने वाला रंध्र स्थित होता है।
पत्ती में जो पाया जाता है रंध्र वो कहाँ स्थित होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है ऊपरी सतह पर, ऑप्शन बी है निचली सतह पर, ऑप्शन सी है डंठल पर, ऑप्शन डी है पर्णाधार पर। तो पत्ती में जो पाया जाता है रंध्र वो पत्ती की निचली सतह पर स्थित रहता है, ठीक है, स्थित होता है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर आपका 28 का बी राइट हो जाएगा, ठीक है, निचली सतह पर, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 29, दाब अधिक होता है, दाब कब अधिक होता है ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर है हमारा 29, दाब कब अधिक होता है। ऑप्शन ए है बैठने पर, ऑप्शन बी है एक पैर से खड़े होने पर, ऑप्शन सी है दोनों पैर से खड़े होने पर, ऑप्शन डी है लेटने पर। तो दाब कब अधिक होगा, जब आप एक पैर से खड़े होगे। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2018 का पूछा गया ये प्रश्न था जिसे आपने अभी किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 30। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं पाया जाता है। तो देखिए प्रश्न है आपका 2018 का पूछा हुआ प्रश्न लिखा है कि कार्बन किस में नहीं पाया जाता, बस इतनी बात आपको बतानी है। ऑप्शन दिए हुए हैं रोटी, चीनी, नमक, कोयला। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। रोटी में कार्बन होता है, हाँ होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चीनी में कार्बन होता है क्योंकि चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। यहाँ पे हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं C6H12O6, ठीक है। ये हमारे चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। तो इसमें भी कार्बन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्बन सी फॉर कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन होता है, कोयले में तो कार्बन होता ही है, ठीक है। कोयला खुद ही अपर रूप है कार्बन का, कार्बन के दो अपर रूप हैं, हीरा और कोयला, ठीक है। यहाँ पे अब नमक बचा, तो नमक जो होता है, नमक का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र NaCl, ठीक है। NaCl में Na होता है सोडियम, Cl होता है क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन आपको कहीं नहीं दिखा, तो आपको याद रखना चाहिए इसमें ही क्या नहीं होता, कार्बन नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसका नाम रहेगा नमक। नमक जो होता है उसमें कार्बन नहीं होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आएंगे। प्रश्न नंबर है 31 और यहाँ से हम लोग करेंगे 2017 के प्रश्न। 2017 के पेपर में जो भी प्रश्न आए हैं उनको करेंगे। प्रश्न है निम्नवत में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप हैं, अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है सुगर चारकोल, ऑप्शन डी है फुलरीन। क्या करेक्ट होगा यहाँ पे ऑप्शन, निम्नवत में से अक्रिस्टलीय, क्रिस्टल नहीं है यानी हीरा नहीं है, ठीक है, ग्रेफाइट भी नहीं होगा, ठीक है, और कार्बन का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट होगा सुगर चारकोल, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट होगा। फ्लोरीन भी नहीं होगा आपका, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, जिसका नाम होगा सुगर चारकोल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपका ये प्रश्न 2017 की एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 32 यानी 32 नंबर। प्रश्न है आपका 32 नंबर। प्रश्न अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी होती है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी होती है, ये आपका प्रश्न है। और प्रश्न आपका 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप अच्छे से सुनेंगे इसके ऑप्शंस को। आयाम, ऑप्शन ए है आयाम, ऑप्शन बी है अर्ध आयाम, ऑप्शन सी है तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन डी है आपका अर्ध तरंग दैर्घ्य। इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी तरंग दैर्घ्य। अनुप्रस्थ तरंगों के दो सुरंगों के बीच की दूरी जो होती है वो तरंग दैर्घ्य होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 33। प्रश्न है डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल क्या होता है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे केवल इतना कि क्या होता है 95 फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है 34 नंबर। किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर वस्तु का भार अतः क्या होगा? यहाँ पे हमें बताना है वस्तु जल में डूब जाएगी, वस्तु सतह पर तैरेगी, वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी, या फिर वस्तु सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो आपको याद रखना है वस्तु सतह पर तैरेगी। ठीक है, वस्तु क्या होगी? सतह पे तैरेगी। और आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? ये 2017 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर है 35। प्रश्न है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य में रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य में रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है आपका प्रतिबिंब जो होता है हमेशा अगर वस्तु कहाँ पे है, फोकस मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में रखी है। ठीक है, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में रखी हो तो प्रतिबिंब आपका उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपको ए अच्छे से याद रखना है, उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर है 36 और ये जो प्रश्न था आपका 2016 में आया हुआ प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 2016 का आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न है हरित लवक रहित पौधों का समूह है। हरित लवक रहित पौधों का समूह कौन होगा? शैवाल, कवक, अनावृत बीजी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कवक। हरित लवक रहित पौधों का समूह कौन होगा? कवक होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कवक राइट है तो हम इसे ही राइट मानेंगे। अगर आपको इसमें कुछ गलती लग रही है तब आप कमेंट करेंगे, तब हम इस प्रश्न को अलग से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद वैसे मुझे आंसर यही राइट लग रहा है क्योंकि सीरीज में यही दिया हुआ है। फिर भी कोई मिस्टेक रहेगी तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में। ठीक है, आप लोग बताएंगे ज़रूर अगर आपको गलती लगे तब। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? कोई वस्तु है, उसके द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की जो संख्या होती है उसे क्या कहा जाता है? आवर्तकाल कहा जाता है, आयाम कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा आवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38। वायु दाब आरोपित करती है। वायु दाब जो होता है वो कौन आरोपित करता है या फिर किस तरह आरोपित होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है केवल ऊपर की दिशा में, ऑप्शन बी है केवल नीचे की दिशा में, ऑप्शन सी है चारों दिशाओं में, ऑप्शन डी है किसी दिशा में नहीं। तो वायु दाब आरोपित होता है चारों दिशाओं में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 39। प्रश्न है एक्सरे का आविष्कार किया। एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? तो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे विलियम रॉन्जेन को। ठीक है, विलियम रॉन्जेन को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। केवल आपको इतना याद रखना है विलियम रॉन्जेन जो कि एक्सरे के आविष्कारक रहे हैं। ठीक है, एक्सरे के आविष्कारक कौन रहे हैं?
एक्सरे के आविष्कारक रहे हैं विलियम रेनजॉन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 40। निम्नलिखित यातायात के साधनों में कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है? तो यहाँ पे बैलगाड़ी है, साइकिल है, घोड़ा गाड़ी है, ऊँट है। यातायात के साधनों में, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन कौन रहा है यहाँ पे? तो ये चीज़ें तो नहीं रही हैं। ठीक है। यहाँ पे रही है साइकिल। तो ऑप्शन आपका क्या राइट रहेगा? साइकिल, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 41। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को कहते हैं। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलेंगे हरित क्रांति। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। आपको याद रखना है, अगर कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं, अगर ये पूछा जाता है तो आप बोलेंगे हरित क्रांति। ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 42। 42वां प्रश्न है आपका, मनोरंजन के साधन हैं। तो इनमें से कौन सा मनोरंजन का साधन है? ऑप्शन ए है कंप्यूटर, ऑप्शन बी है वीडियो गेम, ऑप्शन सी है टेलीविज़न, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि मनोरंजन के साधन ये सभी हैं। कंप्यूटर भी आपका मनोरंजन का साधन है, वीडियो गेम भी आपका मनोरंजन का साधन है, और टेलीविज़न यानी टीवी भी आपका मनोरंजन का साधन है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट आते हैं 43 नंबर प्रश्न पे। द्रव को वाष्प में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हमने वाष्पीकरण पढ़ा था अभी। ठीक है। तो इसे हम वाष्पन कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आगे ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 44। ऊर्ध्वपातन का उपयुक्त उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन किस में होता है ये आपको बताना है। जैसे नौशादर जो है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, कपूर भी आपका ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, हीरा नहीं है। ठीक है। हीरा आपका ऊर्ध्वपातन का नहीं है। ऑप्शन डी आपका है आ और बा दोनों। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, आ और बा दोनों ही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 45। जल वाष्प का द्रव्य में बदल जाना। फिर से रिपीट हुआ है प्रश्न 3 बार रिपीट हो चुका है, तीसरी बार ये है। ठीक है। तो जल वाष्प का द्रव्य में बदल जाना, ठीक है, जल की वाष्प थी, उसका द्रव्य में बदल जाना क्या कहेगा? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पलट दिया गया है। अभी हमने पढ़ा था कि जल का गैस में बदलना। अब हम ये बोला जा रहा है कि जल जो गैस है, जल गैस यानी कि जल वाष्प है, उसका फिर से जल बनना है। ठीक है। द्रव बनना है। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? तो ये क्रिया कहलाएगी संघनन। संघनन कहलाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, संघनन। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है 46। निम्नलिखित में से कौन सा पेशी बल का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कुली द्वारा हाथ, ठेला द्वारा बोझा ढोना। कुली द्वारा हाथ, ठेला द्वारा बोझा ढोना, इसमें पेशी बल कार्य कर रहा है, क्योंकि कुली जो है मेहनत कर रहा है। ठीक है। हाथ से अपनी गाड़ी को यानी ठेले को ढकेल रहा है, इसमें पेशी बल कार्य कर रहा है। ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया यहाँ पे, ये वाला मतलब टिक लग गया। अब इसके बाद है सेब का पेड़ से गिरना। सेब जब पेड़ से गिरता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रहा है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेशी बल नहीं लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है गुरुत्वीय बल। ठीक है। अगला है प्रश्न, बच्चे द्वारा साइकिल चलाना। साइकिल चलाने में जो क्रिया करते हैं उसमें भी पेशी बल का कार्य होता है, तो इस पे भी टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है, ये बात भी सही रहेगी। अगला है बच्चे द्वारा कुएं से पानी खींचना। तो बच्चा अगर पानी खींचेगा उसमें भी पेशी बल लगेगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो उदाहरण नहीं है किसका? पेशी बल का। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा।
पेड़ का सेब का पेड़ से गिरना, सेब का पेड़ से गिरना, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 47 यानी 47। निम्नलिखित में से मशीन कौन सा कार्य नहीं करती है? तो मशीन देखिए कौन सा कार्य नहीं करती है। ऑप्शन ए है हमारे कार्य को सुविधाजनक बनाना, ऑप्शन बी है हमें कम बल लगाकर बोझ उठाने योग्य बनाना, ऑप्शन सी है यथार्थ भाप लेने योग्य बनाना, ऑप्शन डी है हमारे कार्य को शीघ्र करने में। तो देखिए ये तीनों जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी और डी, ये करेक्ट हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, यथार्थ भाप लेने योग्य बनाना, ये जो है गड़बड़ है, यानी ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 48। पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र जो होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं? प्रश्न रिपीट हुआ है, एक बार हम पढ़ चुके हैं, यही प्रश्न फिर से आया है। ठीक है, तो प्रश्न है पत्ती में पाए जाने वाले जो रंध्र होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं? तो पत्ती के नीचे। ठीक है, पत्ती जो होती है उसकी निचली सतह पर होते हैं, निचली सतह पे होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है पौधों में मूल रोम किस अंग में पाए जाते हैं? तो पौधे जो होते हैं उनमें मूल रोम जो होते हैं किस में पाए जाते हैं? तना में पाए जाते हैं, जड़ में पाए जाते हैं, पत्तों में पाए जाते हैं या फिर पुष्प में पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है मूल रोम जो होते हैं, जैसे आपने मूली देखी होगी, मूली जो होती है वो जड़ होती है, शलजम जड़ होती है। ठीक है, तो ये जड़ों में पाए जाते हैं मूल रोम। आपने मूली देखी होगी, उसमें छोटे छोटे बाल निकले रहते हैं, वही उसी की बात करी गई है मूल रोम की। तो ये जो होती है जड़ होती है और जड़ में ही मूल रोम पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 50 नंबर प्रश्न। पुष्प का नर भाग निम्न में से कौन सा है? पुष्प का नर भाग कौन सा होता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, दलपुंज या फिर बाह्यदल? तो नर भाग की बात करिए तो पुंकेसर यहाँ पे राइट रहेगा। पुंकेसर जो होता है पुष्प का नर भाग होता है, पुंकेसर। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 51। ठीक है, एल्कीन का उदाहरण है। एल्कीन का उदाहरण क्या है यहाँ पे? ऑप्शन ए है एथेन का। एल्कीन उदाहरण किसका है? एथेन का, मेथेन का, सी है एथिलीन का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एल्कीन जो होगा वो एथिलीन का उदाहरण है, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन एक गैस है जो कि फल पकाने में सहायता करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है या फिर कार्बनिक यौगिक में क्या पाया जाता है? तो कार्बनिक यौगिक में जो पाया जाता है उसका नाम है कार्बन। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, कार्बन यानी सी। ठीक है, अगला प्रश्न है खमीर का उपयोग होता है। तो खमीर का उपयोग जो है औषधि बनाने में होता है। ठीक है, एल्कोहल बनाने में होता है, बेकिंग पाउडर उद्योग में होता है। उपरोक्त सभी होगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है भोजन संरक्षण की उपयुक्त विधि है। भोजन संरक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी होगी? आशवन विधि, वाष्पन विधि, निर्जलीकरण विधि, पाश्चर विधि? भोजन को सुरक्षित रखना है तो निर्जलीकरण विधि जो होती है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। भोजन सुरक्षित करने की मुख्य विधियों में से एक है। यहाँ पे आपका फिर से प्रश्न उसी तरह का है लेकिन ऑप्शन यहाँ पे अलग अलग है। पाश्चर विधि है, आशवन विधि है, शीतलन विधि है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका शीतलन विधि जो होगा वो राइट रहेगा। ठीक है, शीतलन विधि। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 56। खान एवं खनिज अधिनियम पारित हुआ था। तो ये अधिनियम 1957 में पारित हुआ था। खाद एवं खनिज अधिनियम 1957 में पारित हुआ। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट रहेगा। प्रश्न नंबर है 57। अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अभ्रक जो होता है उसका उपयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है। अभ्रक जो होता है उसका उपयोग जो है विद्युत उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट रहेगा।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58 है, वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है वह क्या कहलाते हैं। तो देखिए, वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश जो होता है आंशिक रूप से, यानी आंशिक रूप से यहाँ बोला गया है, आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से निर्गत होता है, वे कहलाएंगे अल्प पारदर्शक, मतलब बहुत कम पारदर्शी होंगे वो। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, अल्प पारदर्शक। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है। तो किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी बिंदु प्रकाश स्रोत, ऑप्शन डी है सभी प्रकाश स्रोत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बिंदु प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60, पृथ्वी की उपछाया से होकर जब चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है। तब होता है चंद्र ग्रहण, तब चंद्र ग्रहण होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट होगा, बाकी और ऑप्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 61, निम्न में से मलेरिया के रोगाणु का वाहक कौन होता है। तो मलेरिया जो होता है, मलेरिया मच्छर से होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक औषधि है। तो यहाँ पे प्रतिजैविक औषधि जो होती है पेनिसिलिन होती है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन है। इंसुलिन जो होती है वो मधुमेह रोग की औषधि होती है, ठीक है। मधुमेह रोग में दिया जाता है इंसुलिन। मधुमेह रोग को डायबिटीज़ भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। प्रश्न यहाँ पे आता है आपका अगला 63 नंबर, कार्बन के दो अपर रूप हैं, ये आपने पढ़ा है, ठीक है, मैंने बताया है। तो कार्बन के दो अपर रूप कौन कौन से हैं। ग्रेफाइट और हीरा है, दोनों हैं, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा यहाँ पे आपका। अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर, हाइड्रोकार्बन बना होता है। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है इसमें हाइड्रोजन भी है कार्बन भी है, तो किसका बना हुआ। कार्बन से, हाइड्रोजन से और दोनों से, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा, कार्बन, हाइड्रोकार्बन जो होता है हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है इसमें। तो मेथेन, एथेन और दोनों। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, मेथेन और एथेन दोनों ही क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 66, प्रकृति में कार्बन पाया जाता है मुक्त अवस्था में, यौगिकों में या और दोनों, केवल अपने अपर रूपों में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कार्बन जो होता है प्रकृति में कार्बन मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, यौगिकों में भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है, नीचे दिए गए पदार्थों में से किस में कार्बन नहीं पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न रिपीटेड है, ठीक है। सेकंड बार ये प्रश्न आया है, पहली बार हम लोग कर चुके हैं। इसका आंसर था नमक। नमक जो होता है उसमें क्या नहीं होता है, कार्बन नहीं होता है। रोटी में कार्बन होता है, चीनी में भी कार्बन होता है और कोयले में भी कार्बन होता है, नमक में कार्बन नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसे हम डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की माप की जाती है। ध्वनि जो होती है उसकी माप हम किससे करते हैं, डेसिबल में करते हैं, ठीक है। ध्वनि की माप जो है डेसिबल में करते हैं। दाब की माप हम किस में करते हैं, इसमें पास्कल, ठीक है। दाब की माप पास्कल में करते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। तो हमारे शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो आ और बा दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71 यानी कि 71वां प्रश्न, रक्त में किसकी मात्रा अधिक होने से मधुमेह रोग हो जाता है। तो रक्त में चीनी यानी कि ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज याद रखना है,
रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज हो जाता है, जिसके लिए आपको इंसुलिन लेना पड़ता है। ठीक है, इंसुलिन लेना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है 72 नंबर 72वां प्रश्न, स्त्रियों में मधुमेह रोग होने की संभावना किस अवस्था में होती है? तो स्त्रियों में जो मधुमेह रोग होता है वो गर्भावस्था के टाइम पे होता है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 73 नंबर, कोरोना रोग है। कोरोना जो रोग था या है वो एक संक्रामक रोग है, संक्रामक। ठीक है, संपर्क में आने से फैलता है ये रोग। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है मधुमेह रोग, मधुमेह में रोगी को कौन सी दवा दी जाती है? मधुमेह रोग को हम लोग डायबिटीज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंसुलिन दवा दी जाती है, इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 75, उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है? तो उच्च रक्तचाप जो होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है उच्च रक्तचाप। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 76 नंबर, उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, 5 जून को मनाया जाएगा पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न है, बर्फ़ का तापमान कितना होता है? तो बर्फ़ का तापमान ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बाकी और जो हैं उन पे बर्फ़ जमेगी नहीं। ठीक है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड वह सेंटीग्रेड है जहाँ पे आप लोग अभी हैं। ठीक है, इसमें हमें थोड़ी सी गर्मी लग रही है, ज़्यादा नहीं लग रही है बस। ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, यानी 38 डिग्री है। मतलब 37 डिग्री हमारे शरीर का होता है और 37 से 38 1 डिग्री ज़्यादा है बस। ठीक है, तो बर्फ़ यहाँ पे नहीं जमती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जमेगा नहीं, खौल जाएगा बहुत, और खौलेगा नहीं, वाष्प बन के उड़ भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ जमती है और बर्फ़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इसका आंसर क्या होगा? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसको फ़ारेनहाइट में बदला जाएगा, कैसे इसको केल्विन में बदला जाएगा। ठीक है, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड को कैसे केल्विन में बदल सकते हैं, कैसे फ़ारेनहाइट में बदलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे 79 नंबर पे आते हैं, थर्मामीटर बनाने में पारा का उपयोग लेते हैं क्यों लेते हैं ये आपको बताना है। इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसका जो क्वथनांक है वो अधिक होता है, क्वथनांक अधिक होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट है, बाकी आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका क्वथनांक अधिक होता है, इसलिए थर्मामीटर बनाने में पारा का उपयोग करा जाता है, किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर है 80, सूर्य का ताप नापा जाता है। सूर्य का ताप जो होता है वो किस में मापा जाता है या नापा जाता है? तो ये नापा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है, उत्तापमापी में। ठीक है, उत्तापमापी में मापा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका, उत्तापमापी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 81, 1 कैलोरी होता है, 1 कैलोरी जो होता है वो 4.18 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बस याद रखना है कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर है 82 नंबर, ऊष्मा का सुचालक है, ऊष्मा का सुचालक कौन होगा? तो ऊष्मा का सुचालक यहाँ पे लकड़ी नहीं होगी, ऊष्मा की कुचालक हो जाएगी लकड़ी, कांच भी और कागज़ भी, ये सभी जो होते हैं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तांबा जो है ऊष्मा का सुचालक होगा, तांबा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है 83, 83, सूर्य से गर्मी पृथ्वी तक आती है, सूर्य से गर्मी जो होती है पृथ्वी तक आती है, किस तरह से आती है? तो ये विकिरण के द्वारा आती है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, विकिरण के द्वारा। ठीक है, विकिरण द्वारा।
प्रश्न नंबर है 84, कुकर में प्लास्टिक का हैंडल क्यों लगा होता है? देखिए, प्लास्टिक का हैंडल इसलिए कुकर में लगाया जाता है जिससे हैंडल गर्म ना हो। ये आपको याद रखना है, हैंडल गर्म ना हो इसलिए क्या करते हैं, कुकर में प्लास्टिक का हैंडल लगा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, तबले में ध्वनि उत्पन्न होती है। तबला जो होता है उसमें ध्वनि किस तरह से उत्पन्न होती है? तो तबले को हम जब बजाएंगे, ठीक है, यानी आघात करेंगे, तब उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 86, सितार में ध्वनि उत्पन्न होती है। सितार को जब हम खींचते हैं, ठीक है, खींचते हैं तब उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, ग्रीन हाउस गैस का कारण है। ग्रीन हाउस गैस जो होती है उसका कारण क्या होगा? ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बताना है तो ये होता है वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर बी है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण वायु प्रदूषण होगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 89, ऊष्मा स्थानांतरण की विकिरण विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? माध्यम आवश्यक नहीं है। ऊष्मा स्थानांतरण की विकिरण विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है 90वां प्रश्न, यानी 90 नंबर। प्रश्न है, ऊष्माधारिता का मात्रक है। तो ऊष्माधारिता का मात्रक क्या होगा? यहाँ पे आपका प्रश्न था 90 नंबर। द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है। तो द्रवों में ऊष्मा का संचरण जो होता है वो संवहन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। संवहन द्वारा क्या होगा? द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है। द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 91, ऊष्माधारिता का मात्रक बताना है। तो ऊष्माधारिता जो होती है वो कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में होती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 92, कंडुआ रोग लगता है। कंडुआ रोग जो होता है वो किस में लगता है? तो ये गेहूं में लगने वाला रोग है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट है, चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगीन करने में प्रयुक्त करते हैं। चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगीन करने में प्रयुक्त किसे किया जाता है? ऑप्शन ए है लकड़ी का कोयला। ऑप्शन बी है शुगर चारकोल। ऑप्शन डी है जंतु चारकोल। ऑप्शन डी है लैंप ब्लैक। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट रहेगा, जंतु चारकोल। जंतु चारकोल जो होता है उसे हम चीनी उद्योग में गन्ने के रस से रंगहीन करने में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 94, निम्नलिखित में दाब से संबंधित नियम है। तो दाब से संबंधित नियम होगा कौन सा? ऑप्शन ए है पास्कल नियम। ऑप्शन बी है थर्नडाइक नियम। ऑप्शन सी है आर्किमिडीज नियम। ऑप्शन डी है न्यूटन नियम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पास्कल नियम जो होता है वो दाब से संबंधित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 95, मधुमेह रोग में निम्नलिखित का स्राव कम हो जाता है। जठर रस का, थैरेक्सिन का, शर्करा का या फिर इंसुलिन का। तो मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज होती है तो उसमें इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है, इसलिए इंसुलिन दवा ली जाती है। ठीक है। इसके बाद 96 नंबर प्रश्न है, पनीर, सिरका, डबल रोटी बनाने में निम्नलिखित में से उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है। तो इसमें विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, अमीबा होते हैं या फिर कवक होते हैं। तो इसमें होते हैं जीवाणु। ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, जीवाणु। ठीक है, आपको याद रखना है
पनीर, सिरका, डबल रोटी, ठीक है, ब्रेड बनाने में किसका उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है? तो जीवाणु उत्तरदायी है इसके लिए। नेक्स्ट है 97 नंबर प्रश्न, भारतीय वैज्ञानिक हैं। ये प्रश्न रिपीट हुआ है फिर से, ठीक है। तो भारतीय वैज्ञानिक यहाँ पे कौन है? एडिसन, मार्कोनी, सीवी रमन, गैलीलियो। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन सभी बदले हुए थे, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर वही रहेगा, सीवी रमन। सीवी रमन जो है भारतीय वैज्ञानिक हैं और इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 98 नंबर, 98, दैनिक जीवन में केवल विज्ञान उपयोगी है? ऑप्शन बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों उपयोगी हैं, ठीक है। ऑप्शन सी, केवल प्रौद्योगिकी उपयोगी है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों उपयोगी हैं दैनिक जीवन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्कैनर है। ये प्रश्न भी आपका कंप्यूटर का है, ठीक है। तो स्कैनर जो होता है वो क्या होता है? मस्तिष्क की जांच करने की मशीन होती है, शरीर के अंदर के भागों की जांच करने की मशीन होती है, या फिर संगीत सहित चित्र टैप की मशीन होती है? तो ये प्रश्न जो है स्कैनर पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, ठीक है, मस्तिष्क की जांच करने की मशीन, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी के विकास से ऑप्शन ए, बेरोजगारी में कमी हुई है। ऑप्शन बी, मानव जीवन में परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन सी, मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। तो देखो, प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक। तो आज हमने विज्ञान के सभी प्रश्नों को कंप्लीट किया। टोटल प्रश्न 100 हैं और आपने आज 100 के 100 प्रश्नों को कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्नों को करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्नों को करना स्टार्ट करेंगे। सभी प्रश्न इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, एक वीडियो में 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपको अब मिलेगी नेक्स्ट, आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, उसी सब्जेक्ट की वीडियो आपके लिए लाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपने अभी तक कंप्यूटर की वन शॉट नहीं देखी है बहुविकल्पीय प्रश्नों की, तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक है। आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगी, यहाँ पे मेरे ही चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। बाकी और भी वीडियोस आपके लिए लगातार आ रही हैं, उनको भी देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।